हमारे गांव के बाहर उत्तर दिशा के घने जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनके हाथ में एक लोहे का बड़ा चिमटा भी था। वे किसी के देवता के पुजारी थे। ये किसी को मालूम नहीं था। घने जंगल के सुनसान में अकेले रहते हुए उनका फक्कड़ों जैसा अत्यंत निर्भीक जीवन था। उन्हें लोग सिर्फ जोगी बाबा के रूप में जानते थे। असली नाम रामजीत था। गांव के लोग अंदाजा लगाकर कहते कि जोगी बाबा भूत पूजक थे। वे हमारी दलित बस्ती में हफ्ते में सिर्फ एक बार आते और किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे। उनकी सबसे बड़ी एक अति रोचक विशेषता यह थी कि उनके सामने जिस किसी भी व्यक्ति के मुंह से जो पहला शब्द निकलता था, वे उसी शब्द से 3 सतर वाली कविता तत्काल बनाकर एक विचित्र स्वर में शैली में गाने लगते। जैसे किसी के मुंह से निकल गया जोगी बाबा, वे तुरंत गाने लगते। जैसन कहत बाड़ा जोगी, वैसन बाड़त बाड़े रोगी। बड़ ससतिया सहबाराम, बड़ ससतिया सहबाराम। इसी तरह से मुंह से निकल पड़ा कि आंधी आ रही। जोगी बाबा कहते जैसन कहत बाड़ा आंधी, वैसन मारल गईल गांधी। बड़ ससतिया सहबाराम, बड़ ससतिया सहबाराम। किसी के मुंह से दवा शब्द निकलता तो जोगी बाबा गाते जैसन कहत बाड़ा दावा, वैसन चलत बाड़ी हवा। बड़ सतिया सहबाराम, बड़ सतिया सहबाराम। इस तरह के वे हाजिर जवाब काव्य के एक अति कुशल कवि थे। हजार शब्द को इस विधा में तत्काल पलटने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। जोगी बाबा कभी गद्य में बात नहीं करते। शायद उनके जैसा सारी दुनिया में कोई ना हुआ हो और ना होगा। इस जोगी बाबा की तरह एक अन्य शैली वाला व्यक्ति उसी अस्पताल वाले बहरलगंज बाजार में रहता था। उसका नाम था बंकिया डोम। बंकिया डोम का परिवार पेशे से बांस के फट्टे और चीर कर टोकरे और चंगेरी, डाल, मोनी, कुरई, चट्टा, दौरी आदि बनाकर बाजार में बेचता था। उसके घर में शुअर भी पाले जाते थे। बंकिया डोम सिंघा नाम का वाद्य बजाने में अद्वितीय था। सिंघा को संस्कृत साहित्य में सूर्यनाथ कहते हैं। बंकिया डोम स्वयं काले लोहे के पतले पट्टर को 3 भागों में अलग अलग गोल गोल मोड़कर सिंघा बनाता था। फिर तीनों को 3 टेढ़े मेढ़े हिस्सों में जोड़कर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर वाली आकृति खड़ी कर देता। यह सिंघा करीब 4 फीट ऊंचाई वाला होता था, जिसमें रस्सी बांधकर वह बंदूक की तरह कंधे में लटका कर चलता था। फरमाइश करने पर वह किसी जगह पर मुंह से फूंक कर बजाने लगता था। रात के सन्नाटे में उसे सिंघा की आवाज़ किसी गांव के आसपास के कई गांवों तक सुनाई देती थी। वह उस क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में मशहूर था। देखने में बिल्कुल करिया भुजंग लगता था। उसके कंधे पर टंगा हुआ सिंघा आधा बैठे खड़े फण फैलाए सांप की तरह लगता। वह उस क्षेत्र में तमाम गांवों के सभी प्रमुख लोगों को जानता था। जब किसी गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ विवाह और या मृत्यु भोज होता तो बंकिया डोम बिना किसी निमंत्रण के वहां अपनी सिंघा बजाता पहुंच जाता। उस समय ऐसा लगता था कि मानो वह युद्ध की तैयारी के लिए रणभेरी बजा रहा हो। हकीकत भी यही थी। वह भोजन के लिए युद्ध ही करता था। वह बैठकर खाता कम, झोले में भरता ज़्यादा था। इसलिए कई बार घरेता जिसके घर का समारोह होता उसे लड़ जाते। यदि किसी ने उससे झोला भरने से मना कर दिया, वे तुरंत वहां से चल देता और अत्यंत तेज गति से फूंक मारकर सिंघा बजा बजा कर रात के सन्नाटे में एक गांव से दूसरे गांव में जाता और घरेता का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहता कि उस गांव का वह आदमी अत्यंत कंजूस, टुक्कड़ खोर, चोर, भक्कड़, मक्खी चूस, भिखमंगा, सरहंग, बेदिल है, आदि आदि ना जाने क्या क्या कहता। बंकिया डोम के सिंघा का संगीतमय ध्वनि के साथ उक्त विश्लेषणों द्वारा चरित्र चित्रण का विद्रोही तरीका किसी को भी रातों रात घृणा का पात्र बना देता था। लोग उसके विद्रोह के इस तरीके से बहुत घबराते थे। इसके उल्टे यदि कोई उसे अच्छी तरह खिला देता, झोला भरने को देता, तो बंकिया डोम उसकी शैली ठीक उसी शैली में सिंघा बजाता एक गांव से दूसरे गांव में जाता और अच्छे घरेता का नाम लेकर चिल्लाता कि अमुक गांव के अमुक व्यक्ति ने खूब खिलाया। वह व्यक्ति बड़ा धनवान, दिलेर, दयालु, भल मानुष, राजा हरिश्चंद्र आदि आदि है। इस समय रात भर के अंदर अनेक गांव का चक्कर लगा आता। उसकी सिंघा की युद्ध उन्मादी ध्वनि अक्सर सोए हुओं को जगा देती। लोग अविलंब समझ जाते कि बंकिया डोम हो, या तो किसी को भूखा ना रखा है
या किसी ने खूब खिलाया है। वे हमारे गाँव भी अक्सर आया करता था, कभी खाने और कभी तारीफ करने या किसी की धज्जियाँ उड़ाने। मैंने बंकिया डोम जैसा तुरमच्ची कहीं और नहीं देखा। वे हिंगुआरा की तरह कई अन्य भी वैसे ही हमारे गांव में आते थे, जैसे पटहारा जो शीशा, कंघी, सुई, डोरा, टुकली, मीची बेचने आता था, चूड़ीहारा जो चूड़ियाँ बेचता और कपड़हारा जो कपड़े बेचने आता था। ये सभी कुछ न कुछ अजीब स्वरों में गाते ही घर घूमनी करते हुए अपना सामान बेचते थे। सभी अपना अपना एक व्यापारी संगीत था, यहाँ तक कि कभी कभी जादूगर आता। वह भी अपना डमरू बजाता, संगीतमय वार्ताओं में जादू की करतब दिखाता। अपने अपने बंदर बंदरियों के मदारी वाला भी वैसे ही करता। जब कभी बाइस्कोप वाला आता तो गा गा कर सारी दुनिया दिखा देता था। जब बाइस्कोप की अंतिम स्लाइड हावड़ा पुल दिखाता तो जोर जोर से गाने लगता, मारे गुंडन से नजरिया गुरिया, हावड़ा पुलवा पर ठहरी। तो गांव के बच्चे झूम उठते। एक खास बात यह थी कि सिर्फ कपड़हारा को छोड़कर पैसों के बदले अनाज देकर अन्य फेरी वालों के सामान खरीद लिया जाता। जादू तमाशा बाइस्कोप देख लिया जाता था। हमारी दलित बस्ती में बहुत गरीबी थी, पैसा देकर कुछ खरीदना बड़ा मुश्किल पैदा कर देता था, इसलिए सब कुछ अनाज देकर ही लिया जाता। घर में डिबरी जलाने के लिए मिट्टी और तेल से लेकर मिर्च मसाला अनाज देकर ही खरीदा जाता था। परिणाम स्वरूप अधिकतर दलितों के घर खाद्यान्नों की चक्रीय कमी हमेशा प्रस्तुत होती रहती थी। खास करके बरसात के दिनों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती थी। शुरू शुरू में जब तेज बारिश से कट चुकी फसलों वाले खेतों में पानी भर जाता तो उसके अंदर बिल बनाकर रहने वाले हजार चूहे डूबते हुए पानी की सतह पर ऊपर आ जाते थे।